अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद में कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर सका, मगर काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने अप्रोच किया हुआ था कि मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता। तो उन्हीं में से एक मुबीन हैं। इनका ऑलरेडी इंटरव्यू भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो वो मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने इन्हें अप्रोच किया। तो मुबीन अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज़। मेरा नाम मुबीन हमीद है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। बेया कॉलेज से मैंने मैट्रिक और एफएससी की और अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ नर्स से एसएमई से। मैट्रिक में मेरे 1022 थे 1050 में से। ये भी मैंने बेरिया कॉलेज से की और फिर एफएससी में मेरे 1033 थे 1100 में से। फर्स्ट ईयर के मार्क्स मेरे थे 497 आउट ऑफ 520 और फिर मेरे प्यास में फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी। उसके अलावा नस्ट में मेरे NET 1 में 171 थे, NET 2 में 157 थे और फिर NET 3 में 181 और फिर सेकंड मेरिट पोजीशन बनी। आप मुझे बताएं कि बचपन से ही आपके अच्छे खासे मार्क्स थे, तो जब एंट्री टेस्ट में आप आए फर्स्ट ईयर में आपके 497 थे, तो किस यूनिवर्सिटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा था, नस की तरफ या प्यास की तरफ? NET 1 के टाइम पे तो मेरी यूनिवर्सिटी डिसाइडेड नहीं थी, बल्कि इवन NET 3 तक भी मैं कहूँ तो मतलब फुली डिसाइडेड नहीं थी, लेकिन नस्ट की तरफ से थोड़ा सा था टेंशन ज़्यादा। लेकिन नस्ट और प्यास के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डायलेमा था कि इनमें से कौन सी चूज़ की जाए। उस टाइम पे तो यही था कि सारे एंट्री टेस्ट दिए जाएं और फिर उसके बाद लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जो है डिसीजन को छोड़ दिया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो अहमद मंसूर का इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने प्यास का टेस्ट दिया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था, नेस्ट का। तो उनसे तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता। तो जब डिसाइड करने की बारी आई, क्योंकि प्यास अपनी मेरिट लिस्ट पहले अनाउंस करती है, नेस्ट बाद में करती है, आपका मेरिट नंबर 1 आ गया, ऑब्वियसली प्यास की एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको अप्रोच किया होगा। किस एक वजह से आपने नेस्ट चूज़ किया है और प्यास को छोड़ दिया? नस्ट और प्यास अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप QS की रैंकिंग में या HEC की रैंकिंग में भी देखें तो ये फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं। और एकेडमिकली भी अगर हम कंपेयर करें, जैसे एलुमनाई से पूछें या फिर जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछें, तो यूजली वो यही कहते हैं कि मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि एकेडमिकली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। फिर अगर हम कंपैरिजन अगर दोनों अगर हम इसमें इक्वल ही कंसिडर कर लें तो फिर जो कंपैरिजन बेसिकली आ जाता है वो आ जाता है कैंपस लाइफ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्सपोजर या फिर यानी कि जॉब मार्केट के अंदर किसकी वैल्यू है। तो इस तरह इन चीज़ों में अगर मैंने देखा तो थोड़ा सा ओपन माहौल और मतलब आप कह सकते हैं कैंपस लाइफ जो है नस्ट की बेहतर। बिल्कुल, ये यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से मैंने भी नेस्ट चूज़ की। तो अब आप मुझे बताएं कि जब आपके एफएससी पार्ट 1 में मार्क्स आ चुके थे, तो तब आपको कोई आइडिया था कि आप एनईटी 1 में कितने मार्क्स लेंगे? या कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि उनके एफएससी में अच्छे मार्क्स होते हैं, मगर उनको फिर भी डर होता है कि एंट्री टेस्ट में वो परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं। तो आपको ऐसा कोई डर था? नहीं, डर तो ऑब्वियसली था क्योंकि ऐसे ही सुना जाता है कि मतलब FSC में लोगों के अच्छे नंबर भी आ जाते हैं लेकिन NT टेस्ट में नहीं आते। तो डर बिल्कुल। तो था, मतलब फर्स्ट NET में तो बहुत काफ़ी था। लेकिन चूंकि NET 1 था और अब आइडिया था कि दो और जो है NETs हमने देने हैं, तो उसकी वजह से ये था कि इतना प्रेशर नहीं था। तो NET 1 में तैयारी की थी, लेकिन मतलब इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि दो और होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है नस्ट का कि आपको जो 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसको अवेल किया जाए तो काफ़ी आसानी हो जाती तो आपने सेकंड ईयर पे फोकस किया था या एंट्री टेस्ट की तैयारी की थी? और अगर तैयारी की थी एंट्री टेस्ट की, तो कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी एनईटी 1 के लिए? है। जो NET 1 का बेसिकली होता यह है कि NET 1 काफ़ी जल्दी हो जाता है। आपकी जो सेकेंड ईयर है वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई होती, मतलब बिल्कुल। दिसंबर में अभी तो दिसंबर में आ गया, हमारे टाइम पे दिसंबर के एंड और जनवरी के स्टार्ट में होता था। अब तो और करीब आ गया, तो तब तक इवन आपका सिलेबस भी सेकेंड ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ होता। तो NET 1 में कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि NET 1 से पहले पहले आप कोशिश करें कि सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। एकेडमी मैंने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कोई ज्वाइन नहीं की हुई थी, लेकिन FSC की प्रिपरेशन के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में तो वो मैं इस्लामाबाद साइंस अकेडमी में जाता था F8 में। तो उसमें ये था कि जब आप समर के दौरान मैंने स्टार्ट कर दी थी अकेडमी, तो उसमें ये होता है कि सेकंड ईयर आपकी जल्दी शुरू हो जाती है और तकरीबन क्योंकि आप समर के दौरान शुरू कर देते हो तो आपका नवंबर दिसंबर तक ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाता है अकेडमी में। बेशक आपको वो लास्ट के चैप्टर्स इतने अच्छे नहीं आते होते, लेकिन एटलीस्ट आपने कवर किए होते हैं। तो जब आप NET की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं NET 1 की, तो आप गो थ्रू भी करें तो मतलब काफ़ी हद तक मतलब एक्चुअली NET 1 से पहले आपका एटलीस्ट सेकेंड ईयर का कोर्स गो थ्रू हुआ होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात होती है, ये पॉजिटिव होता है। तो एमसीक्यूज
सॉल्व करने की अलग से कोई प्रैक्टिस की थी या वही एफएससी के कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे आपने टेस्ट दिया था? अगर NET 1 की मैं बात करूं तो NET 1 में मैंने तकरीबन तैयारी, अगर NET की स्पेसिफिक तैयारी जो होती है उसको मैंने तकरीबन 10 to 15 डेज़ की थी। उसके अंदर 10 to 15 डेज़ में मेजर जो मैंने चीज़ की थी वो टेक्स्ट बुक से ही थी। अगर लेकिन वो वैसे बच्चे से का जो है थोड़ा सा वेरी करता है कि हर बच्चे को अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेजर जो अपने आप को असेस किया था उसमें ये था कि अगर मैं टेक्स्ट बुक को कर लूँ, अपने कॉन्सेप्ट्स को मतलब पक्का कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। उसमें फिर जो प्रैक्टिस के सेंस में मैंने किया था उसमें ये था कि कंप्लीट टेस्ट अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो वो आप एक एटलीस्ट कर लें, ताकि एक मॉक टेस्ट हो जाए, आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकें कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ठीक करना है। तो वो मैंने एक एक हर सब्जेक्ट का कर लिया था, यानी कि 80 MCQs मैथ के हो गए, 60 फिजिक्स के हो गए, जिससे एक आइडिया हो जाए कि NETs में आता क्या है और उसके लिए आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हो। तो एटलीस्ट 1 या 2 फुल टेस्ट जो है आपको एटलीस्ट जरूर करने चाहिए। ठीक है, आपको डर भी था NET 1 का, उसके बावजूद अगर आप गए हैं तो एंट्री टेस्ट में हॉल में जब आप बैठे हुए थे तो कोई पैनिक क्रिएट किया आपने? नर्व्स पे कंट्रोल कैसे किया, ये नहीं, बता दें। वैसे मुझे कोई ऐसा हुआ नहीं पैनिक अटैक, लेकिन मेरा चूंकि पहले से चूंकि अगर आप जो NET होता है वो काफ़ी डेज पे फैला हुआ होता है, तो वो जब आप बच्चों से मतलब आप बार बार एक्सपीरियंसेस पूछें तो उसमें बच्चे ये बता रहे थे कि बेहतर ये होता है कि आप जो है अपने सारे MCQs जल्दी में कर लें और फिर रिव्यू के में जो आपको नहीं आता वो आप रिव्यू में डाल। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे मतलब MCQs काफ़ी जल्दी खत्म हो गए, और तो इस वजह से पैनिक एक्चुअली तब आपका आता है जब आपके टाइम मैनेजमेंट में मसला आता है, तब आप पैनिक कर जाते हो कि यार। तो वो अगर आपका टाइम मैनेज ठीक हो जाए तो इतना मसला नहीं होता। दूसरा, चूंकि NET 1 जब आपका जान पे बन जाती है ना, जब मैंने के आपका लास्ट NET होता है तो उसमें प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। तो NET 1 में क्योंकि ये भी था कि यार आगे भी हैं अपॉर्चुनिटीज, इस वजह से भी पैनिक नहीं। तो जब NET 1 में 171 मार्क्स आ गए थे तो उसके बाद NET 2 और 3 ये ख्याल तो आया होगा कि NET 2 और 3 नहीं देते, चिल करते हैं, क्योंकि एडमिशन तो फिर भी हो गया। हाँ, मेरा तो यही इरादा था कि ना दूं, लेकिन खैर बस दे दिया। लाइक देख लेते हैं कितना ज़्यादा आ जाता है, या इससे ज़्यादा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन वरना 171 इज़ मोर देन इनफ। अगर किसी के आ जाते हैं बहुत तो होते हैं देने की NET 2 या NET 3 नहीं देने की जरूरत। वही। तो NET 2 मेरे ख्याल से थोड़ा सा चिल होकर दिया है, इस वजह से थोड़ा सा स्कोर ड्रॉप हुआ है, क्योंकि NET 2 की बोर्ड के मैंने पेपर्स भी थे। बिल्कुल तैयारी नहीं की। बोर्ड के पेपर्स नहीं, मेरे उस टाइम पे अकेडमीज के क्रैश के पेपर हो रहे होते हैं और प्री बोर्ड के पेपर हो रहे होते हैं स्कूल में। तो उस टाइम पे आप NET का तो तैयारी का था ही नहीं सब में। लाइक रात जिस दिन मेरा अगले दिन NET था, रात को मेरा अकेडमी का क्रैश का पेपर था। तो आप कह सकते हैं कि 2 या 3 घंटे की NET स्पेसिफिक तैयारी थी। लेकिन आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जो आप FSC में भी पढ़ रहे हो, तो अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो वो आपकी तैयारी होती है। NET स्पेसिफिक तैयारी भी थोड़ी सी करनी पड़ती है। जो NET 3 की तैयारी है बाकायदा, वो आपने बोर्ड के पेपर्स के बाद स्टार्ट कर दी थी या ये सोचा कि बस जब NET होगा उससे 1 महीने पहले स्टार्ट करूँगा? हमारा जो अगर देखा जाए तो NET और मतलब बोर्ड का और जो NET का डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दरमियान में UET का टेस्ट आता है, उसके बाद फिर प्यास का टेस्ट आता है, फिर आपका NET 3 आता है। तो इतना डिफरेंस नहीं होता। तो उसमें तो मतलब टेस्ट ही आते जा रहे थे, तो वो टेस्ट टू टेस्ट में तैयारी कर रहा था, यानी कि UET के लिए तैयारी की 1 हफ्ता प्यास के लिए की, 1 हफ्ता NET के लिए की। तो मेरा चूंकि 171 था तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा इजी था। प्यास के लिए मैं थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा तैयारी की। NET 3 के लिए मैंने इतनी तैयारी की नहीं थी, क्योंकि प्यास में तब तक मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैंने नेक्स्ट में ही जाना है। तो इस वजह से प्यास की फिर मैंने तैयारी की थी। NET 3 की तैयारी मैंने फिर भी कम की थी। तो क्योंकि मेरा तो ऐसा केस था कि मेरा NET 1 अच्छा हो गया था, लेकिन अगर आपका NET 1 या 2 में नंबर नहीं है तो फिर तो आपको बोर्ड के साथ ही NET की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी आपने NET 3 के नहीं, लिए? मैंने नहीं की। नहीं, NET के लिए मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की। ठीक है, E-CAT दिया आपने? हाँ जी, मैं मेरे 285 से 400 में से इस्लामाबाद में हाईएस्ट थे। नेस्ट और प्यास में पहले किसकी अनाउंसमेंट हुई थी आपके एडमिशन की? ऑब्वियसली प्यास की हुई होगी। जी, प्यास में पहले आया था, लेकिन आइडिया तो था नेस्ट में भी हो जाएगा, लेकिन प्यास का पहले आया था। मैं प्यास विजिट कर चुका था 1 साल पहले,
एक IPHO एक होता है कंपटीशन होता है NSTC, जो नेशनल साइंस एंड टैलेंट कॉन्टेस्ट आई थिंक ऐसे स्टार्ट ठीक है, होती है एब्रीवेशन, उसके आइडिया है थ्रू वो। फिजिक्स की तैयारी के लिए प्यास में मैं एक हफ्ता रहा हुआ हूँ, तो उसका मुझे आइडिया था कैंपस लाइफ का और उसकी पढ़ाई का। उसके टीचर भी से भी मेरी मतलब उन्होंने पढ़ाया भी, और वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे भी, तो इस वजह से मुझे आइडिया था प्यास का। अब फील्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि 2018 का मेरिट नंबर 1 जो थे वो इलेक्ट्रिकल में आए थे। 2019 का मेरिट नंबर 1 तो मुझे नहीं पता, कहीं गायब भी हो गए हैं। तो मैकेनिकल की तरफ जानने का ज़्यादा ये परसीव किया जाता है कि मेरिट हाई होता है तो इसलिए स्टूडेंट चले जाते हैं। अगर आपकी बारी क्या हिसाब था, आप मेरिट की वजह से गए हैं या आपको इंटरेस्ट था? दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा बेसिकली फिजिक्स में अगर आप कह सकते हैं, और मेरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में ही इंटरेस्ट था। तो फिर जब अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की अगर बात की जाए, तो फिर उसमें फिर ये था कि जो जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको चूज़ करूँ। तो फिर एट दी एंड जॉब मार्केट को भी देखा, और मतलब सुना था कि मैकेनिकल की भी जॉब मार्केट ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल से, सुना है, अब उसका कह नहीं जा सकता, जी लेकिन बिल्कुल, एट दी जॉब एंड मार्केट जॉब ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिकल काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, मैकेनिकल बहुत कम करवा रही हैं। और अगर हम सिर्फ नेस्ट की बात करें, मेन कैंपस की बात करें, तो हम लोगों के 4 सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे वो के 3 होते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात पे हमारी जो है वो सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी डिमांड कम हो जाती है। तो हाँ ये बात मैकेनिक भी हाँ, मैकेनिकल के सब सब्जेक्ट्स वगैरह देखे थे एडमिशन लेने से पहले? जी। सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कंपेयर करें, तो फर्स्ट ईयर तो नस ने जो है तकरीबन सेम किया हुआ, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग में तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर कोर्सेज सेम रह जाते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं जो कि मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है। तो एट दी एंड अगर आपका स्टार्ट में इतनी अच्छी चॉइस अगर नहीं आप ले पाते, जो आपको बाद में भी अगर पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट अगर डिफरेंट था, तो आप 1 साल के बाद स्विच भी कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप अपने फील्ड में चले जाएं, तो आपको काफ़ी आसानी रहती है, लेकिन एक ये भी ऑप्शन है। अच्छा, तो अभी जितने लोग देख रहे हैं उनके जहन में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करने का कोई ख्याल है तो उनको क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस बिल्कुल यही है कि आप सबसे पहले तो जाके सारी इंजीनियरिंग का करिकुलम देखें, वेबसाइट पे सारे सब्जेक्ट्स देख लें, क्योंकि होता एक्चुअली ये है कि आपको मैकेनिकल का एक डिफरेंट स्केच होता है दिमाग में कि वो इस तरह से होगी या उस तरह से होगी, लेकिन एक्चुअली में कुछ और होता है। जब आप कोर्सेज को देख लेते हैं तो आपको एक एक्चुअल आइडिया होता है कि आपको वो पसंद भी है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि आप अपने इंटरेस्ट पे आएँ। अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो बेशक उसमें जाएं, तमाम फील्ड्स अच्छी हैं। हर एक की जॉब, अगर आप अच्छे हो उसके अंदर फील्ड में, आप अच्छे हो, आप एक्सेल करते हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो अपने इंटरेस्ट को फोकस करें। अच्छा, ये तो फील्ड के क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। जैसा आजकल हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन है, तो अगर आपकी बारी लॉकडाउन होता और एनईटी पोस्टपोन होता तो आपकी क्या रूटीन होती? अगर मेरा NET लॉकडाउन के बाद होता और मेरे नंबर कम होते, तो आप अगर इसको देखें तो एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होगा कि सारे बच्चों को ही उतना टाइम मिलेगा, तो आपको ये बात ज़रूर देखनी है कि आपको उन बच्चों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना हो। तो जितने भी बच्चे हैं वो कोशिश करें कि इस पर लाइटली ना लें कि आप बहुत टाइम पढ़ा हुआ NET में। उनके सारे बच्चे भी, आपका जो है मेरिट जो है इस बेस पे नहीं बनता कि आपने कितने नंबर्स ले लिए हैं NET में। वो ये भी डिपेंड करता है कि बाकियों ने कितने लिए। तो अगर बाकी आपसे ज़्यादा ले लेते हैं और आपने कोई और एम्स रखा हुआ है, तो इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ी सी और मेहनत करें और थोड़ा ज़्यादा टाइम लें। एवरीडे 3 से 4 घंटे लगा लें, वो भी मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से लगाएं। कॉन्सेप्ट्स पे स्टडी करें, थ्योरी को ज़्यादा फोकस ना करें, तो दैट वुड बी गुड। अच्छा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन का हर बंदे से सवाल पूछता हूँ, तो आप बता दें कि मैथ्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की? मैथ्स की जो एक्चुअली जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं वो ये होती है कि आप एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक देखें तो एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी होती हैं। तो मैथ्स की तैयारी का बेस्ट तरीका ये है कि आप बुक खोलें और बुक का जो थ्योरी है उसको पढ़ें,
और साथ एग्जांपल्स कर लें। तो यहाँ अगर आपने एक्सरसाइज करनी भी है तो उसका 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप का, यानी कि एक टाइप के तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं हर एक्सरसाइज में, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और आप जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। वरना अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो आप उसको एफएससी में जिस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे होते हैं बुक से, तो आप वो कोशिश कर रहे होते हो कि आप उन क्वेश्चंस को क्रैम कर लो। हालांकि एनईटी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्वेश्चंस वो नहीं आते जो कि बुक में हो, बल्कि क्वेश्चंस की टाइप भी इवन वो नहीं होती जो आपकी बुक में होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा होता है जो कि आपने पढ़ा होता है। तो कोशिश करें कि थ्योरी को पढ़ें और समझें, तो वो मैथ्स के लिए तो बेस्ट चीज़ हो। ठीक है, तो और फिजिक्स की तैयारी? फिजिक्स में मैंने जैसे तीनों एनईटीज दिए हैं, और तीन एनईटीज को देने के बाद जो मुझे फील हुआ है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यानी कि अगर आप 60 एमसीक्यूज होते हैं फिजिक्स के, तो आप कह लें 3 या 4 एमसीक्यूज होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि बुक की कोई डेफिनेशन या कोई यूज़ या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बहुत कम आते हैं। तो अगर आप उस पर फोकस करने लग जाए तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप एनईटी स्पेसिफिक तैयारी नहीं करें, आप एक्चुअली एफएससी वाली तैयारी करें। तो एनईटी की स्पेसिफिक तैयारी में जो फार्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें फार्मूलाज को भी पढ़ने का एक तरीका है। एक तो आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, मतलब ए टू जी बुक के अंदर जितने फार्मूलाज हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दूसरी बात, एनईटी में जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स का मतलब ये है कि एक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, वो भी आसान क्वेश्चन होता है। जो मुश्किल क्वेश्चन ये आता है उसमें ये होता है कि आपको फार्मूलाज पता है, लेकिन उन फार्मूला को एप्लीकेशन होती है। उन फार्मूला की एप्लीकेशन किस तरह से होती है कि आपको दो फार्मूलाज को कंबाइन करके एक नया फार्मूला निकालना होता है, आपको एट द टाइम डेरिवेशन करनी होती है। तो ये पहले से आपको दिमाग में सोच के रखना है कि यार इस फार्मूला को अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इस फार्मूला को मैं किसी दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर सकता हूँ। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप फार्मूलाज पे फोकस करें और ये सोच के रखें कि अगर और न्यूमेरिकल्स को भी अगर आप कर रहे हैं तो बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हुए आप ये जरूर सोचें कि अगर ये न्यूमेरिकल एज इट इज़ नहीं आता तो इसको इसी फार्मूला को किस तरह से न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के करें तो काफ़ी बेहतर तैयारी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों से मुझे केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उस बारे में प्लीज़ बता दो। केमिस्ट्री की जो है ये एक वाहिद ऐसा है जो कि थ्योरेटिकल पेपर, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका ज़्यादा होता है, जिसका न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल पार्ट कम होता है। तो उसमें अगर आप बुक की रीडिंग करें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, अगर आप पंजाब से हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि पंजाब के बुक के साथ है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक पकड़ें और उसकी रीडिंग करें। अगर आप एफएससी के भी हैं तो अगर आप टॉपिक्स मैच कर लें पंजाब से तो आप अपनी एफएससी की बुक को भी रीड करके कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अगर पंजाब की बुक को पढ़ें तो उसको ये है लाइन बाय लाइन रीडिंग करें। और उसको फिर भी अगर आप, चूँकि केमिस्ट्री में चूँकि आपने लाइन बाय लाइन पढ़ के आपके आंसर आते हैं, तो मेरी अपनी एक रिकमेंडेशन है कि आप मैथ और फिजिक्स को ज़्यादा फोकस करें। केमिस्ट्री को भी पढ़ें, एक बार बुक आपको कम्प्लीटली पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन उसको उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री को एज अ साइड कोर्स ही ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, मैं भी यही कहते रहता हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स की अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाए इनकी, तो आपका एडमिशन तकरीबन सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल, तो आप अगर एनईटी अपने नेक्स्ट में बच्चे जो इंडक्ट होते हैं उनके अगर आप एनईटी मार्क्स देखें तो यूजुअली ये होता है कि केमिस्ट्री में उनके कम नंबर भी आए होते हैं, लेकिन उनके मैथ और फिजिक्स के वो नंबर्स कवर कर रहे होते हैं। तो इवन बल्कि मेरे केमिस्ट्री के नंबर काफ़ी बच्चों से कम है, लेकिन मैथ और फिजिक्स अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो वो कवर भी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि बहुत कम बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके केमिस्ट्री में मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा हों और उसकी वजह से उनका हो गया हो। तो यानी मेन जो नंबर्स हैं वो मैथ और फिजिक्स के हैं, क्योंकि 140 नंबर्स हैं तो उससे उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब प्यास सेंटर टेस्ट की तरफ आते हैं। तो प्यास सेंटर टेस्ट यहाँ इस्लामाबाद में ही आपने दिया था कॉमसेट्स के पास जो सेंटर बनता है? जी 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 ठीक बिल्कुल। है। प्यास सेंटर टेस्ट के एमसीक्यूज के बारे में बताएं कैसे आते हैं? प्यास एंट्री टेस्ट अगर आप मेरे बैच के किसी बच्चे से पूछेंगे, प्यास एंट्री टेस्ट बहुत ईजी आया था हमारी बारी में। हमने हमेशा सुना था कि प्यास का एंट्री टेस्ट जो है वो हार्ड होता है बाकी टेस्ट से कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें इवन कैलकुलेटर भी अलाउड होता है प्यास के टेस्ट में। लेकिन प्यास का टेस्ट हमारी बारी काफ़ी आसान आया था। और आई थिंक मैंने काफ़ी, मेरा ख्याल है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी पहले
प्यास का टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और मतलब काफ़ी आसान टेस्ट आता है प्यास का। 3 घंटे का होता है, तो आपने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को 1 मिनट से भी कम टाइम में आदि बनाया होता है एमसीक्यू सॉल्व करने को, तो 3 घंटे में आई थिंक सो 100 MCQ कोई बड़ी बात नहीं होती। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी उन्होंने बिल्कुल। ख़त्म की हुई थी, जब आप तो इस वजह से। बल्कि हमारी बारी में ये भी स्पेशल बात थी कि आपने जैसे कहा कि नेगेटिव मार्किंग भी खत्म थी, और अगर हम NET 1 और NET 2 दे के आए होते हैं जिसमें आपने 200 MCQs करने हैं उतने ही टाइम में, तो वो आपको फिर इतनी तैयारी हो जाती है कि 100 MCQs तो आपको कुछ भी नहीं लगते। और वो होते भी, मतलब हमारी बैच के बारे में आसान आए थे। अब इस बैच का मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि हमसे पहले तो यही सुना गया था कि काफ़ी हार्ड होता है प्यास का टेस्ट। अच्छा, हमारे बैच की बारी, इन्होंने पास पेपर से MCQ दिए अराउंड 30 to 35। तो नेक्स्ट जो बैच आ रहा था आप लोगों का, उनको पास पेपर्स की पड़ी रही। पास पेपर्स की वो लोग तैयारी करते रहे, हालांकि मैंने उन्हें बोला था कि इस बार पास पेपर से नहीं आएगा, क्योंकि पेपर आया तो अराउंड 2 से 3 MCQ के पास पेपर से आए थे। और इस बार भी बच्चे मेरे से पूछेंगे जब पास पेपर से आएगा या नहीं, तो इस बार और तो आप मज़ीद क्या आसान कहते हैं इस बनाया बार जाएगा। आएगा? इस बार मज़ीद आसान बनाया जाएगा एंटी टेस्ट, तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा पास पेपर। एंट्री टेस्ट पास्ट पेपर्स का एक तो मुझे वैसे इतना कोई क्रेडिबल मिले नहीं, क्योंकि यूजली होता है कि इनके पास पेपर यूजली मिलते नहीं है, और दूसरा मैंने इनके पास पेपर्स किए नहीं है वैसे अटेम्प्ट, तो मेरे ख्याल है अच्छा हो गया क्योंकि आए नहीं उधर से। अच्छा, हमारे साथ ये हुआ था कि जो किप्स के फाइनल FLPs होते हैं किसी भी एंट्री टेस्ट के, तो उसमें उनकी कोशिश होती है कि वो पास पेपर्स को ऐड करें। अब वो FLPs जब हम लोग टेस्ट देकर वापस आए, तो हमें कुछ FLPs की पिक्चर्स सेंड की गई तमाम स्टूडेंट्स को। उसमें एक ही पेज में कोई 10 MCQ थे, और उनमें से 7 MCQ हमारे टेस्ट में आए हुए थे। तो ये इशू क्रिएट हुआ कि किप्स ने पेपर लीक किया, मगर वो बाद में पता चला कि वो पास पेपर से आए थे, तो इस वजह से। नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन ही होती है, क्योंकि मैंने भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो कि किड्स की बुक्स में भी थे लेकिन हमारे NETs में भी आते रहे। तो वो पास्ट पेपर्स, क्योंकि इनके जो होता है एक बैंक ही होता है जो क्वेश्चंस का इन्होंने पहले से बनाया होता है, उधर से ही चूज कर करके। NET का तो है, बल्कि इसी तरह ही होता है, प्यास ऐसा का ही। मुझे इतना श्योर नहीं है। तो काफ़ी रिपीट होते हैं MCQs, तो ये चांसेस होते हैं कि सेम आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं यूईटी की बात करूं, तो यूईटी का टेस्ट नेस्ट और प्यास से बाद में हुआ था आई थिंक सो। तो जब आपका दोनों में एडमिशन हो चुका था, आई थिंक सो यूईटी आपके हिट लिस्ट पे नहीं थी, तो आप फिर भी टेस्ट देने गए, तो टेस्ट चिल होकर दिया था। टेस्ट चिल होके दिया था, लेकिन उसमें मेरी टाइम मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई थी। जो यूनिटी का टेस्ट होता है वो मेरे मुताबिक नस्ट और प्यास के दोनों के टेस्ट से ज़्यादा मुश्किल था। और उसमें टाइम मैनेजमेंट का मसला ये होता है कि चूंकि पेपर बेस्ड टेस्ट की मुझे इतनी आदत नहीं थी, मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई थी, तो पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको OMR मार्क करनी होती है, उसमें बबल्स करने होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। यूईटी की ये एक टिप यही है कि आप OMR की प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको स्पीड पे आप OMR को मार्क कर सकें। मेरे MCQs कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं बचा था। अगर मैं नेक्स्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो NET 1 में भी मेरे तकरीबन 15 मिनट्स एट द एंड आफ्टर रिव्यूइंग बच चुके थे, और NET 3 में भी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स बच गए थे, NET 2 में भी ऑलमोस्ट, मतलब फिर भी टाइम, चूंकि आपने कंप्यूटर बेस्ड होता है, सिर्फ आपने टिक करना है और हो गया, तो वहाँ पे OMR का काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके अलावा क्वेश्चंस भी आई गेस मेरी बारी में एटलीस्ट मेरे ख्याल में NET से मुश्किल थे यूईटी में। यूईटी ने लास्ट ईयर जो ई कैट कंडक्ट किया है वो मुश्किल था, जिनकी वजह से इनका मेरिट बहुत ड्रॉप हुआ है, जी, क्योंकि आई थिंक तकरीबन 3 to 4% हर फील्ड का नीचे ड्रॉप गया। हुआ था। अब उनको इक्वलाइज करने के लिए इन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर लिया है। तो एंड पे कोई ठीक ठीक। एडवाइस देना चाहेंगे आप बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं? एडवाइस जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही है कि अगर आप सबसे पहले तो अपने एक पास्ट पेपर या फुल लेंथ पेपर, यानी कि थ्रू आउट द कोर्स से एक एक करके अपने आप को इवेलुएट करें सही से, उसमें से अपनी गलतियां ढूंढें और उन गलतियों पे वर्क करें। उसके अलावा अगर आपको उन मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो फिर आप दूसरे जो आपने काम करना है वो ये है कि टेक्स्ट बुक से आपने थरली जो जो चीज़ें, जैसे मैंने मैथ का फिजिक्स का आपको बताया, तो उन चीज़ों को आपने कर लेना है। जब ये आप कर लें तो फिर दोबारा एक फुल लेंथ पेपर दें और फिर अपने आप को रीवैल्यूएट करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी तैयारी उस तरह से नहीं है, आपके जो फुल लेंथ पेपर में नंबर उस तरह से नहीं आ रहे, तो फिर आप जो है एक काम ये करें कि आप जो प्रैक्टिस बुक्स हैं MCQs की वो देखें,
ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक पे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर अपने आप को एवेल्युएट करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रही, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह फिर आपके मार्क्स बेहतर हो सकते हैं। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला क्योंकि फाइनल पेपर के आने वाले हैं हमारे।